हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जैसे काफ़ी सारे डाउट्स एंड कमेंट्स आए हुए थे कि हमारी जो मतलब ज्वाइनिंग है वो डिले हो गई है। और एक तो हमारे व्यूअर्स है जो कह रहे थे कि उनकी तो चार्ज रिपोर्ट वगैरह पूरा ही मतलब सारा उनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी गई थी। बट फिर पीछे से ऑर्डर आया कि दिल्ली से नोटिफिकेशन आया कोई कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एक्सटेंड कर दी जाए, वो रोक दी जाए एंड आपको ज्वाइनिंग जो है वो बाद में मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स के बाद आप लोगों के इतने सारे डाउट्स के बाद फाइनली हम आज ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। एंड हमारे एक जो व्यूअर है उन्होंने भी कमेंट करके पूछ रखा था कि उनका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो अथॉरिटी में सबमिट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक तो मतलब वो तो ऐसे इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो कह रहे हैं कि मेरा 1 वीक से जो है ऊपर का हो गया टाइम, इसलिए कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दियो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ना थोड़ा मतलब इशू चल रहा है सर्वर के। और जैसे कि आप नोटिफिकेशन बोल रहे हो वो भी आया, वो भी मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मतलब सेपरेटली एंड डेडिकेटली मैं आप लोगों को यही आंसर देने वाला हूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट क्यों की जा रही है, इसके पीछे का मतलब जो रीज़न है वो क्या है। तो बिना कोई देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे येस्टरडे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने अपने जो मेल ओवरसीज सर हैं, एमओ सर है, मैंने उनसे बात की और अपने इंस्पेक्टर सर से भी बात की कि ऐसा मतलब क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उन्होंने मतलब मुझे आंसर दिया कि वो कह रहे थे कि ऐसा मतलब कोई नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है पीछे से, बट काफ़ी सारे मतलब जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो विद हेल्ड या फिर उनकी जो मतलब ज्वाइनिंग है वो मतलब थोड़ी डिले इसलिए कर दी गई है कि उनके जो मतलब पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती है उनमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एंड क्या क्या मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स में अगर मिस्टेक हो गई है तो जिसके कारण आपकी मतलब ज्वाइनिंग है जो डिले की जा सकती है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपकी मतलब कोई भी या फिर किसी भी फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपसे कोई पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते टाइम मिस्टेक हो गई है तब भी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा, वहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया हुआ है जिसके बारे में हम आगे चल के अभी वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मतलब सिस्टम है, ये जो हमारा मतलब अभी इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, इतना सारा आप लोगों को वेटिंग में कर रहे हैं, तो ये मतलब कब तक ठीक हो जाएगा, आप लोगों को कब से ज्वाइनिंग जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इसके बारे में मैंने फुल डिस्कस किया है अपने एमओ सर के साथ एंड इंस्पेक्टर के साथ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा होप दिया, साथ के साथ में मैं आप लोगों तक वही जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मेरे इंस्पेक्टर से, मेरे एमओ सर से, वही मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि आप लोगों से किस किस में मिस्टेक हो सकती है जिसके कारण कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले की जा सकती है। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करते टाइम अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। क्योंकि अगर आपने जैसे कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जब हमारा 2 मई से लेके एंड 5 जून तक जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो खुले हुए थे, वो ओपन हुए थे। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कोई माइनर सी मिस्टेक कर दी हो या फिर अगर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने में अगर कोई भी मिस्टेक कर दी हो तो यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है। क्योंकि आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अगर मैच नहीं करता तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ी डिले हो सकती है। क्योंकि ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारे उन्होंने मतलब जो इनका हेड पोस्ट ऑफिस होता है जो दिल्ली में होता है वहाँ पे भेजने होते हैं। एंड अगर कोई मतलब वहाँ पे आपके द्वारा अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है उसमें डिले यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आपने मार्क्स अपने रॉन्ग एंटर्ड किए हैं तो इट्स मतलब यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मार्क्स रॉन्ग एंटर्ड करने पे यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग भी डिले हो सकती है एंड साथ के साथ में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यस फ्रेंड्स, अगर आपने अपने 10th के मार्क्स में अगर माइनर सी मिस्टेक की है, अगर आपने कम ज़्यादा फिलअप कर दिए हैं या फिर अगर आपने एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट में भर दिए, दूसरे किसी और सब्जेक्ट के किसी और में भर दिए, तो यहाँ पे आपकी ये जो मतलब मिस्टेक्स है कंसिडर की जाती है जिसके कारण कि आपकी जो ज्वाइनिंग है उसमें डिले हो सकता है। तो आप लोगों के मतलब जितने भी मुझे कमेंट्स आए हुए थे, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने इनमें से किसी में मिस्टेक तो नहीं की। कमेंट में जाके जरूर बताना, अगर आपने की हो तो भी मुझे बता देना एंड अगर किसी में मिस्टेक नहीं की तो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे पता लग सके एंड जो भी हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मतलब मार्क्स गलत एंटर किया है तो यहाँ पे आपको मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग में है वो डिले हो सकती है, आपको ज्वाइनिंग अभी नहीं दे सकते वो लोग। उसके बाद में अगर आपने नेम या फिर सरनेम एंटर करते टाइम अगर माइनर सी कोई मिस्टेक कर दी है, चाहे फिर वो स्पेलिंग की हो चाहे कोई और मिस्टेक हो, तो यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिले की जा सकती है। क्योंकि फिर वही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और नेम भर रखा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई और नेम है एंड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कोई और नेम है। तो इससे मतलब थोड़ा ना इशू हो जाता है जिसके कारण आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो मेन टॉपिक है, जो मेन हमारे पास यहाँ पे रीज़न है वो है डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे मिस्टेक है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है या फिर उसका जो ज्वाइनिंग है वो डिले भी हो सकती है। तो अगर आप में से मतलब किसी ने भी अगर ये मिस्टेक की है
तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि काफ़ी ऐसे मतलब एफिशिएंट मतलब हमारे पास जो केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपने रॉन्ग मार्क्स एंटर किए हैं तो यहाँ पे आपको मतलब रिजेक्ट किए जाने के चांसेस होते हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अगर गलत मेंशन किया है तो यहाँ पे आपके रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपके नेम या सर नेम में अगर कोई मिस्टेक है, अगर आपके पेरेंट्स नेम में कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो मतलब एक ना एफिडेविट वगैरह बोलते हैं अथॉरिटी वाले, कि आप एक एफिडेविट बनवा दो। एंड अगर आप एक एफिडेविट बनवा देते हो कि मेरा ये सही नाम है या फिर मेरे पेरेंट्स का ये सही नाम है, तो कोई इशू नहीं होता। बस ज़्यादातर मतलब जो हमारे पास एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, रॉन्ग मार्क्स एंटर्ड हो गया, एंड आगे चल के जो हम बात करने वाले हैं वो हो गए। तो इसलिए आप लोगों को मतलब इन चीज़ों में ध्यान रखना है। अगर आपने नेम या सरनेम अगर गलत एंटर किया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस वो आपको अथॉरिटी वाले एक एफिडेविट बोलेंगे एंड दैट्स इट। आपने एक एफिडेविट बनवा के अथॉरिटी में जमा करवा देना है और फिर आपकी मतलब जब ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। आपके यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स नेम में अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके कारण भी जो आपकी ज्वाइनिंग है वो डिले की जा सकती है। उसके बाद में अगर आपने एड्रेस गलत फिलअप कर दिया, तो मेरे पास इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट सेक्शन में। वो कह रहे थे कि मेरा जो ना प्रेजेंट एड्रेस है मैंने वही परमानेंट एड्रेस भर दिया है एंड मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ और है। तो अगर आपने अपना एड्रेस गलत फिलअप कर दिया है तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस तो नहीं होते हैं, बट फिर भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है। क्योंकि अगर आपने मतलब एड्रेस जो है अगर वो रॉन्ग एड्रेस फिलअप कर दिया तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि जो मतलब पुलिस है वो आपने एड्रेस भरा उधर जाएगी। बट अगर मतलब आपकी ना पुलिस वेरिफिकेशन से पहले पहले जब आप अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करवाते हो उस टाइम आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैंने ये जो है गलत एंटर कर दिया है, जो मतलब मेरा प्रेजेंट एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपने गलत फिलअप किया है आप बोल सकते हो कि मैंने अपनी ये जो पर्सनल डिटेल है ये गलत फिलअप कर दी है। एंड अगर आपने गलत फिलअप की होती है तो फिर वो अथॉरिटी वाले आपको एक नया अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हैं, जिससे कि आप अपनी जो मिस्टेक है वो सुधार सकते हो। एंड मतलब उसका जो भी अगर आपने कोई मिस्टेक किया उसको आप ठीक करके एंड दोबारा नया अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो अथॉरिटी में। बट अगर आपने सबमिट करवा दिया तब भी मतलब आप उनके ध्यान में जरूर दो। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप अथॉरिटी वालों के ध्यान में जरूर लेकर आओ कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है। अगर आप उनके ध्यान में नहीं लेकर आते हो तो आपकी ज्वाइनिंग भी लेट हो सकती है एंड एक्सट्रीम केसेस में आपका जो रिजेक्शन के भी चांसेस बन जाते हैं। बट अगर आप उनके मतलब ध्यान में लाते हो कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है तो वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता देंगे। इसलिए मतलब खुद के लेवल पे सॉल्व करने की अगर कोई भी आपसे प्रॉब्लम है वो अगर हैंडल नहीं हो रही है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, या फिर आप अपने अथॉरिटी वालों को बोलो कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, तो वो आपको इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बता देंगे। एंड अपने लेवल पे मतलब जितना हो सके कि उतना कम रहो। अपने लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है कि आप अपने अथॉरिटी वालों से बात करो, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे और उस प्रॉब्लम का जो मतलब सही सोल्यूशन है, जो गवर्नमेंट के टाइप से हम अगर देखें कि ये इसका सही सोल्यूशन है, तो उस हिसाब से वो आपको बता देंगे। तो जब आपका एड्रेस अगर कोई गलत हो जाता है तो इसके केस में भी आपसे एक एफिडेविट ही लिया जाता है। अगर वो आपको अथॉरिटी वाले बोले आप एफिडेविट बनवा के दे देना एंड यहाँ पे रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो मतलब मेरे पास ना काफ़ी ऐसे केसेस भी आए हुए थे कि हमारे पास जो मतलब जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे थे कि मेरा ना कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर नेम गलत है या फिर उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पे भी जो मतलब आपके थोड़े मतलब ज्वाइनिंग के डिले के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सिर्फ आपका नेम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका पेरेंट्स का नेम अगर ये गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप एफिडेविट बनवा के दे देना एंड रिजेक्शन के यहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं। बट अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो तो यहाँ पे आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में पैन कार्ड नॉट इशूड, तो पैन कार्ड के बिना आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाते हो वहाँ पे आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड मैंडेटरी है, उसके बिना आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवा रखा जल्दी जल्दी पैन कार्ड बनवा लो, क्योंकि इसके बिना ना तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी एंड अगर आप मतलब ना ही आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। एंड अगर आप टाइम से अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाते हो तो फिर आपके रिजेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर रखा है जल्दी जाके अप्लाई कर दो। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैन कार्ड जल्दी जाके अप्लाई कर दो। इसके बिना ना आपकी सैलरी आएगी, ना आपकी ज्वाइनिंग होगी, ना ही आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो इसलिए पैन कार्ड इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जल्दी जाके अप्लाई कर दो। उसके बाद में इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी ना वैलिडिटी होती है, पता नहीं 3 महीने की होती है या फिर मतलब ये ना टाइम टू टाइम ऐसे वेरी करता है कि काफ़ी सारे सर्कल्स में ऐसे होता है कि 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, काफ़ी सर्कल में ऐसे होते हैं 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है तो नो इशू, बट अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो जल्दी से आपका न्यू कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। वरना यहाँ पे अगर आपका इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आप अथॉरिटी में सबमिट करवाते हो तो यहाँ पे आपके जो मतलब रिजेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपका जो कैटेगरी मतलब आपकी जिस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्शन हुई है उसमें आपको सिलेक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी। एंड अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड है
तो आप एज ए यूआर कैंडिडेट ही माने जाओगे। तो इसलिए अगर जिनका भी इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो जल्दी से अपना न्यू कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। उसके बाद में पीएस सर्टिफिकेट में अगर आपसे कोई भी मिस्टेक है, पीएस सर्टिफिकेट में अगर आपका मतलब कोई फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हो और उस सर्टिफिकेट में अगर आपकी कोई पर्सनल डिटेल में कोई अगर इशू है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है, या फिर अगर आपका मतलब डिसेबिलिटी का जो मार्क्स वगैरह होते हैं अगर आपका उसमें कोई इशू है, तो यहाँ पे भी आपके जो रिजेक्शन के चांसेस है वो बन जाते हैं। क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अगेंस्ट ही यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो दी जाती है, जो ज्वाइनिंग है वो दी जाती है। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनकी काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी ए बी सी डी ई, तो ऐसे ऐसे बने हुए हैं। अगर आपके पीएच सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की माइनर सी भी मिस्टेक है, या फिर अगर आपकी फिजिकली हैंडीकैप जो डिसेबिलिटी होती है अगर उसमें आपकी कोई मिस्टेक है, या फिर अगर कुछ गलत लिख रखा है, तो उसको आप जल्दी से नया बनवा लो या फिर उसको ही अपडेट करवा लो। अगर आपने वो गलत ही सबमिट करवा दिया, वो जैसा है एज इट इज अगर आप सबमिट करवाओगे, तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। अगर आपका वो सही है तो वेल एंड गुड, आप सबमिट करवा सकते हो, बट अगर नहीं सही है तो उसको जल्दी से जाके अपडेट करवा लो। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में। तो अटेस्टेशन फॉर्म इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म जैसे कि जमा करवाते हो, सबमिट करवाते हो अथॉरिटी में अपने सेकंड डीवी के टाइम, तो उस टाइम अगर आपसे अटेस्टेशन फॉर्म में अगर कोई माइनर सी मिस्टेक हो गई है, अगर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने में कोई मिस्टेक कर दिया है, या फिर डीओवी भरने में कोई मिस्टेक कर दी है, या फिर मोर मतलब स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि अगर आपने एड्रेस भरने में अगर कोई मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपने विद इन वन वीक यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। और अगर आप मतलब विद इन वन वीक, किसी का मतलब ऐसे होता है कि वो काफ़ी मतलब थोड़े बहुत दिन उनको ऊपर भी मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था, उनको अटेस्टेशन फॉर्म वन वीक के अंदर सबमिट करवाना था, बट उन्होंने मतलब अथॉरिटी वालों से परमिशन लेके एंड थोड़ा उनका मतलब टाइम एक्सटेंड करवा लिया, कि मतलब उन्होंने जैसे कि स्टैम्प विद साइन करवाने होते तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो इतना मतलब कोई इशू नहीं है टाइमिंग का कि आप कब सबमिट करवाते हो, बट ये इशू हो जाता है कि अगर आपने कोई माइनर सी भी वहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, अगर आपने वहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल डिटेल डीओबी या फिर किसी भी प्रकार में स्पेसिफिकली अगर एड्रेस में अगर आपने कोई मिस्टेक की है, तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी में जमा करवा देते हो, उसके बाद में अथॉरिटी से कहाँ पे जाता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, वो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। एंड फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर वो आपका फॉर्म चला गया, उसके बाद में पुलिस ने आपने की नहीं सुननी भी, आप आपके किस एड्रेस पे आए किस पे नहीं, वो आपके अटेस्टेशन फॉर्म पे जो भी आपका एड्रेस मेंशन होता है, पुलिस आपके उसी एड्रेस पे आती है। तो जब मतलब पुलिस आपके उस एड्रेस पे आने के लिए निकलेगी, तो आप उधर मिलोगे नहीं, मतलब अगर आपने गलत एड्रेस फिलअप कर दिया है तो आप उधर मिलोगे नहीं, एंड आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाएगा, जिसके कारण कि आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। इसलिए अगर आपसे एड्रेस वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आपकी पर्सनल डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अपने अथॉरिटी वालों को बोलो कि मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है, एंड वो आपको एक न्यू अटेस्टेशन फॉर्म की जो कॉपी है वो दे देंगे, जिसको कि आप अच्छे तरीके से फिलअप करके जो भी आपकी मिस्टेक है उसको ठीक करके एंड उसको दोबारा किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के स्टैम्प विद साइन करवा के एंड दोबारा अथॉरिटी में सबमिट करवा सकते हो, तो कोई इशू नहीं होता। बट अगर आप अपने लेवल पे ये लेके चलो कि कोई ना थोड़ी सी मिस्टेक है एंड मैं सबमिट करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। कोई भी अगर आपने मिस्टेक किया तो वो आप अपने अथॉरिटी वालों के ध्यान में लाओ, उनको बोलो, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे। या फिर मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, अगर आपसे माइनर सी भी मिस्टेक हो गई, अगर कटिंग भी हो गई है ना, तब भी आप अपने अथॉरिटी वालों को बोलो कि सर मुझे नया अटेस्टेशन फॉर्म दे दो। क्योंकि ना ऐसे अटेस्टेशन फॉर्म की कोई कॉपीज नहीं होती कि आपको 3 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप अथॉरिटी वालों को बोल सकते हो, वो आपको एक नया अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हैं। बस आपको मतलब उनको बोलना होता है कि आप मुझे एक नया अटेस्टेशन फॉर्म दे दो, इतना देखो आपको बोलना ही पड़ेगा, एंड दैट्स इट। आपको अथॉरिटी वाले नया अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हैं, जिसके बाद कि आप अपनी जो भी मिस्टेक है उसको ठीक करके एंड उनको दोबारा सबमिट करवा सकते हो, ताकि आपके यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना बने। उसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट, जब आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल के टाइम अगर आप मतलब किसी भी मेडिकल में फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप किसी भी, आपका अगर ब्लड टेस्ट अगर ठीक नहीं हुआ, या फिर आपका ईसीजी वगैरह ठीक नहीं हुआ, बाकी अगर आपका आई आई में तो ऐसी कोई इशू नहीं होती, अगर आपका आई टेस्ट वगैरह थोड़ा मतलब फेल हो जाता है, तो वहाँ पे जब आप चश्मा या फिर गोगल्स वगैरह लगाते हो, तो वो तो ठीक हो जाता है, आई वगैरह में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद में ईएनटी वगैरह तो आपका सब ठीक ही होता है। मतलब मेन जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें होती है, यहाँ पे एक तो हो गया स्किन टेस्ट, एचआईवी का टेस्ट हो गया, एक हो गया ईसीजी का टेस्ट, एंड एक हो गया ब्लड टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट जो होते हैं मेडिकल में मेन होते हैं, एंड अगर आप इन तीनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मतलब कोई भी, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, वो हर एक मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अगर कोई भी हो, तो हर एक मतलब पर्सन जो है या फिर हर एक डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि हमारे पास जो है यंग एंड फिट कैंडिडेट्स आए। तो अगर आप फिट नहीं हो, अगर आप मेडिकली अनफिट हो, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन के चांसेस
देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ईसीजी ठीक नहीं हुई तो ईसीजी में आपकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि आपको मतलब बीपी, अगर आप बीओ में काम करोगे, एसओ में काम करोगे, वहाँ पे भाग दौड़ का काम होता है। एंड अगर आपकी ईसीजी ठीक नहीं है, अगर आप ईसीजी में फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे मतलब को बहुत सारी ऐसे, अगर हम कहें कि मेडिकली प्रॉब्लम्स का आपको आगे आने वाले फ्यूचर में सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो मतलब आपको ऐसा काम नहीं देंगे जिसके कारण कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई असर पड़े। इसलिए अगर आप हेल्थ में या फिर मेडिकल में अगर आपका कोई भी मतलब अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी टेस्ट में, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो जब जैसे कि मैंने आपको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बताया था कि आपने मतलब मेडिकल अपना जो टेस्ट है वो कैसे करवाना है, एकदम शांत होके, डोंट वरी, मतलब टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, और बिल्कुल शांत होके फ्रेश माइंड से आपने करवाना है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे मेडिकल मेडिकल टेस्ट वाली अगर वीडियो नहीं देख रखी, जल्दी जाके चेकआउट कर लेना, उसका आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको फुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रखी है कि आप अपने मेडिकल में कैसे पास हो सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू है उसका मतलब आंसर भी मैंने आपको बता रखा है, साथ के साथ में आपके कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, मैंने वो भी आपको उस वीडियो में बता रखा है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनवैलिड करेक्टर सर्टिफिकेट। तो जब आपको अपने अटेस्टेशन फॉर्म के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसके ऊपर आपको गेस्टेड ऑफिसर्स के साइन करवाने होते हैं। अगर आपने किसी गलत ऑफिसर के साइन करवा लिए, कि जैसे कि मुझे ना काफी सारे पूछ रहे थे कि हम सरपंच के साइन करवा सकते हैं या नहीं, तो सरपंच जो है वो गेस्टेड ऑफिसर नहीं होता। एंड काफी सारे आप में से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे भी कि जिन्होंने सरपंच के साइन करवा के एंड सबमिट करवा दिया होगा। तो यहाँ पे सरपंच के जो साइन है नहीं चलते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि सरपंच के साइन करवा दिए, अथॉरिटी वालों को क्या ही पता लगेगा, कोई ना सबमिट करवा देते हैं, बट नहीं। यहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग की डिले का जो मेन रीजन है वो ये भी हो सकता है कि आपने गेस्टेड ऑफिसर के बिना किसी और ऑफिसर के साइन करवा दिए अपने करेक्टर या फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे या फिर अटेस्टेशन फॉर्म पे भी। क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, इन तीनों के ऊपर आपको गेस्टेड ऑफिसर के साइन करवाने होते हैं। अगर आपने किसी और दूसरे, अगर आप मतलब ऑफिसर के साइन करवाते हो, तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है, या फिर आपको यहाँ पे रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेसिफिक किया होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ गेस्टेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, या फिर आपने पोस्ट मास्टर के करवाने हैं, या फिर आपने तहसीलदार के, एमएलए के, मतलब जौन सी भी उन्होंने लिस्ट दे रखी होती है, आपको सिर्फ उनके ही करवाने होते हैं। अगर आप उनसे बाहर किसी और के करवा लेते हो, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, या फिर आपका आईडी सर्टिफिकेट हो गया, वो यहाँ पे इनवैलिड करार कर दिया जाता है अथॉरिटी की तरफ से। तो आपने मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो गया एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, इनके ऊपर आप किस किस के साइन करवा सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनके किसी के भी साइन करवा सकते हो जो मैंने वीडियो में बता रखा है। अगर आप उनसे बाहर किसी और के करवाते हो, तो यहाँ पे आपको जो मतलब आपका सर्टिफिकेट है या फिर फॉर्म है वो यहाँ पे इनवैलिड कर दिया जाता है। उसके बाद में आपको रेजिडेंट डिक्लेरेशन देनी होती है, बीपीएम को भी देनी होती है, एबीपीएम को भी देनी होती है, ये दोनों के लिए होती है वैलिड। उसके बाद में अगर आप जैसे कि रेजिडेंट डिक्लेरेशन देते हो, वो आपको अपने हाथ से ही लिखनी होती है वैसे तो। और रेजिडेंट डिक्लेरेशन आपने कैसे लिखनी है, कैसा उसका फॉर्मेट होता है, कैसी एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। क्योंकि जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है अभी तक का ज्वाइनिंग का, मैंने जो जो भी फेस किया, मैंने वो सब आपको बता रखा है। जो हमारा शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड आज तक का जो भी हमारा मेरा प्रोसीजर हुआ है, मेरा लाइव एक्सपीरियंस हुआ है रजिस्ट्रेशन से ज्वाइनिंग तक का, उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रोसीजर में अगर आप अटके हुए हो, किसी भी प्रोसीजर में अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके, उसमें आपको हर एक आपके प्रोसीजर का जो आंसर है वो मिल जाएगा। मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक प्रोसीजर के ऊपर डेडिकेटली सेपरेट वीडियो बना रखी है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सपीरियंस के साथ। तो रेजिडेंट डिक्लेरेशन आपको अपनी तरफ से लिखनी होती है, एसपीओ को लिखनी होती है, एंड सब कुछ मतलब आपको ना एक आधार कार्ड लेना होता है जहाँ पे भी आप रहते हो, अपने आपको मतलब विलेज ज्यूरिडिक्शंस के अंदर ही रहना होता है। एंड आपको उधर के किसी एक पर्सन का जो है आधार कार्ड लेना होता है जहाँ पे भी आप रहते हो। उसके बाद में जो आपका रेजिडेंट डिक्लेरेशन है वो आप एप्लीकेशन लिख के एंड उसके ऊपर आपको सरपंच के स्टैम्प विद साइन करवाने होते हैं। तो यहाँ पे भी काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सरपंच के नहीं करवाते, वो किसी और के करवा लेते हैं। उन्होंने वो सोचते हैं कि हम पंच के करवा लेते हैं, या फिर हम जो हमारा लैंडलॉर्ड है उनके करवा लेते हैं, जो उनका मकान मालिक है उनके करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलता फ्रेंड्स। आपको मतलब उन्होंने बोला होता है स्पेसिफिकली कि आपने सरपंच के साइन करवाने हैं। एंड अगर आप सरपंच के साइन नहीं करवाते हो, बिना सरपंच के साइन के ये अपना रेजिडेंट डिक्लेरेशन अथॉरिटी में सबमिट करवा देते हो, तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है, या फिर आपको यहाँ पे रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 की, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने मेंशन किया हुआ है डेडिकेटली
कि अगर आप विद इन मतलब विलेज में नहीं रहते हो, अगर आप अपने बीओ के विलेज में नहीं रहते हो, अगर आप उधर के सरपंच से स्टैम्प विद साइन नहीं करवाते हो, तो आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है एंड आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये सोचते हैं कि चलो अथॉरिटी वालों को क्या पता लगेगा अगर हम थोड़ा बहुत गलत कर देंगे, तो अथॉरिटी वालों को तो पता चले ना पता चले उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आगे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हेड ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो एक एक मतलब एक एक आपकी जो वर्डिंग होती है, जो एक एक आपकी राइटिंग होती है ना, वो सारी मतलब चेक की जाती है। एंड अगर आपके वहाँ पे माइनर से भी मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग में डिले या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो माइनर से भी मिस्टेक मत करो। एंड अगर हो गई है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी वो बात नहीं है कि आपने अगर गलती कर दी तो यहाँ पे आपको आगे मतलब फ्यूचर में आपका कोई स्कोप नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, नो इशू, बट उसको आपकी मतलब वो मिस्टेक एक अगर हम कहें कि ज़्यादा आपकी बड़ी गलती वो तब बन जाती है जब आप उसको ऐसे लेके चलते हो कि ये मैं अपने लेवल पे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप सिंपली अपने अथॉरिटी वालों के ध्यान में कराओ कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, वो आपको जो सोल्यूशन बताएंगे दैट्स फाइनल, एंड आपको वही सोल्यूशन के साथ चलना है। आपको अपनी तरफ से या फिर अपने लेवल के ऊपर कोई भी चीज़ सॉल्व करने की यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे सॉल्व करोगे, आप उसको मतलब सुधारने की जगह और गलत कर बैठोगे। इसलिए आप अपने हमेशा अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है, हमेशा अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस करनी पड़ती है, तो आप अपने सीनियर से बात करो। अभी जैसे कि मुझे भी अगर ये जैसे कि अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि आप लोग पूछ रहे हो कि ये ज्वाइनिंग जो है वो डिले क्यों हो रही है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने सीनियर से बात की, मैंने अपने एमओ से बात की, मैंने अपने इंस्पेक्टर से बात की, मैंने अपने लेवल के ऊपर आप लोगों को, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आप लोगों तक चलो फेक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, नहीं। मैंने पहले उनसे बात की, उनसे जो भी मतलब पूरा प्रोसीजर चल रहा है उनसे पहले बात की, उसके बाद में मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसलिए अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर अगर आपको कुछ पता नहीं लगता है, तो आप अपने सीनियर से बात करो, अथॉरिटी वालों से बात करो कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, एंड वो आपको जो सोल्यूशन बताएंगे उसके साथ चलो। या फिर ऐसे है, काफ़ी मतलब हमारे पास कैंडिडेट्स हैं कि जिनके पास नहीं होता है, अथॉरिटी का नंबर नहीं होता, एंड उनका जो अथॉरिटी वाले हैं हेड ऑफिस है वो काफ़ी दूर होता है। तो ऐसी मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो, अगर आप उनको कॉल करके नहीं पूछ सकते हो, अगर वो आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। एंड आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे फिर वो कमेंट करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। चाहे मतलब आप अगर सुबह करते हो तो शाम तक मतलब रिप्लाई मैं कर देता हूँ, मुझे थोड़ा मतलब अगर टाइम लग जाए तो मैं शाम तक हर हालत में हर एक कैंडिडेट का जो रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अगर आपके अथॉरिटी वालों से आपका जो कॉन्टैक्ट है नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताओ, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो या फिर कमेंट कर दो किसी भी वीडियो के ऊपर। हर एक वीडियो के मैं कमेंट चेक करता हूँ, कोई यहाँ पे इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उसको जरूर मतलब अपनी गलती को छुपाओ मत, सामने लेकर आओ अपने अथॉरिटी वालों के। आपके मतलब ऐसे आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप पूछो कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये मुझे बताओ कि इसका क्या प्रोसीजर है या फिर यहाँ पे क्या फिलअप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी फिलअप करने का, तो उसको खाली ब्लैंक पड़ा रहने दो। या तो आप मुझसे पूछ लो या फिर आप अपनी जब अथॉरिटी में सबमिट करवाने जाओगे उस टाइम पूछ लो कि इसका क्या करवाना है। बट आप उसमें मतलब या फिर उस कॉलम में, उस फॉर्म में कुछ भी गलत टाइप या फिर कुछ भी गलत राइट मत करो। तो जो भी आपके ज्वाइनिंग के डिले होने के रीजंस थे वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर अगर आपके मैंने अभी जो भी आपको अब तक वीडियो में बताया है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी मिस्टेक है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकती है। एंड किस किस में आपके रिजेक्शन के चांसेस है मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो आपके मतलब अगर आपके एक्सट्रीम केसेस हैं तो आपको टेंशन लेने की मतलब ज़रूरत है कि आपके वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। एंड आप फिर जल्दी से जल्दी अपने जो भी एमओ है या जो भी आपके इंस्पेक्टर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो। बट अगर आपसे कोई माइनर मिस्टेक है, नेम में है, एड्रेस में या किसी और चीज़ में है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सिर्फ ज्वाइनिंग डिले है, एंड मतलब जो भी उनका प्रोसीजर है वो थोड़ा कंप्लीट होने के बाद, आपसे एफिडेविट वगैरह बनवाने के बाद एंड आपको ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, दैट्स इट। उसके बाद में अगर आपसे ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, आपका नेम, एड्रेस, डीओबी, हेल्थ सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, सब कुछ अगर आपका ओके है, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ सही है, तो फिर भी मतलब अगर आपकी ज्वाइनिंग डिले हो रही है, तो वो इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे 1 सितंबर को एक मतलब आया हुआ है नोटिफिकेशन, वहाँ पे एक आया हुआ है जिसको कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें मतलब उन्होंने एक डेट मेंशन कर रखी है, चलो पहले हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है, सर्वर शायद उसका आउट हो गया है। तो इसलिए मतलब जो भी है ना, इसके सर्वर में थोड़ा इशू चल रहा है इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड इसलिए आप सब लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो रोक दी गई है।
क्योंकि सर्वर में अगर इशू होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। बाकी जो मतलब इनका लास्ट एंड लेटेस्ट अगर मैं कहूँ तो इनका जो लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हुआ था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मतलब दोपहर को डाउनलोड कर लिया था, मतलब ये मेरे पास ना पहले से ही डाउनलोड किया हुआ था, तो इसलिए मैंने अपने अभी मोबाइल से जस्ट सेंड किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर इट्स आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 intends to leverage cloud services for hosting its postal and logistic application। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे आईटी मॉडर्नाइजेशन की जो इनका आईटी विभाग है उसको ये नया मॉडर्न करने के लिए यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज को होस्ट कर रहे हैं फॉर इट्स पोस्टल एंड लॉजिस्टिक एप्लीकेशन। तो इनकी पोस्टल एप्लीकेशन के लिए एंड लॉजिस्टिक एप्लीकेशन के लिए। इन दिस रिगार्ड द डिपार्टमेंट इज होस्टिंग अ मीटिंग फॉर द MIETY and planned cloud service providers on Tuesday 20th September 2022 at 11 AM। तो यहाँ पे जो इनका मतलब सर्वर है वो किस लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपनी जो मतलब न्यू जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो ये अपना आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइजेशन करने का काम यहाँ पे शुरू कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे जो इनकी आईटी का मतलब जो डिपार्टमेंट है वो पोस्टल के लिए एंड लॉजिस्टिक्स के लिए यहाँ पे मॉडर्न होने वाला है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग रखी है, किनके लिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो इनके मतलब पीछे इंजीनियर्स हैं जो इनको मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड की। उसलिए इन्होंने यहाँ पे 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे एक मीटिंग का जो है प्लान किया है। दिस मीटिंग विल बी शेड्यूल्ड वर्चुअली। तो यहाँ पे जो इनकी मीटिंग है वो वर्चुअली शेड्यूल की जाएगी एंड द मीटिंग लिंक विल बी शेयर्ड विद द MITY इन प्लान्ड CSP कॉन्टैक्ट पर्संस। तो यहाँ पे जो भी मीटिंग का लिंक है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि जैसे कि अभी मैं आपको अगर दिखाऊं खोल के, तो यहाँ पे मैंने जस्ट ना अभी ओपन ही कर रखी थी जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया पोस्ट अगर लिखते हैं तो मैंने अभी जैसे कि जस्ट ट्राई किया था, तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है एंड बिल्कुल मतलब इसका सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप। इसलिए मैंने ये मतलब जो है अपना मैंने जो डाउनलोड कर रखा था इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, कोई यहाँ पे इशू वाली बात नहीं है। जो ये मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले कब तक की गई है, 20 सितंबर। जैसे कि यहाँ पे तो वैसे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि GDS की जो ज्वाइनिंग है वो लेट, बट जो इनका मतलब सर्वर है वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो इनकी न्यू बात अगर हम करें जो इनका मॉडर्नाइजेशन है वो 20 सितंबर को इनकी जो मीटिंग है उसके बाद में सेटअप हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप में से किसी की भी ज्वाइनिंग जो है वो डिले कर दी गई है। जैसे कि अगर वो कह रहे थे मेरी चार्ज रिपोर्ट वगैरह सब बन गई बट मेरी अभी ज्वाइनिंग डिले कर दी, तो इसलिए की है क्योंकि इनका जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है, इनकी वेबसाइट जो है वो क्रैश होती रहती है। इसलिए 20 सितंबर तक आप मतलब वेट करो एंड उसके बाद में मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इनका सर्वर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। बाकी कोई भी इशू नहीं है। अगर आपके मतलब उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको मतलब आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मतलब मैनुअल तरीके से डिले की जा सकती है। एंड अगर हम बात करें कि ऑफिशियल तरीके से भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले की जा सकती है या फिर आपको अगर एक्सट्रीम केसेस में रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आपका सब कुछ ठीक है, अगर आपका सब कुछ ओके है, तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज़्यादा दिन तक डिले नहीं की जा सकती एंड आप मैक्सिमम 20 सितंबर तक वेट करो। उसके बाद में जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है एंड मुझे भी पूरी उम्मीद है कि 20 सितंबर तक आप वेट करो। उसके बाद में जो आपका सारा प्रोसीजर है, काम है, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि जो इनकी वेबसाइट है वो भी सही से काम करने लग जाएगी एंड जो भी इनका मतलब अभी मीटिंग वगैरह है एंड जो भी इनका मॉडर्नाइजेशन का तरीका है प्रोजेक्ट के वो भी इनका सब कुछ 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की वो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किसी की भी कोई भी कॉलम भरने में, कोई भी कॉलम फिल करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो या फिर मुझे मतलब ये वीडियो है इसके नीचे भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आपको फ्रेंड्स मतलब कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ लेना। एंड अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।